हेलो गाइस स्टोरी में दिखाए गए सब कैरेक्टर और जगह इमेजिनेशन है। कल्परिक रूप से एक स्टोरी इमेजिनेशन है और स्टोरी को मनोरंजन के लिए बनाया गया है। इससे किसी भी भावनाओं और लोगों को ठेस नहीं पहुंचती है। चलो शुरू करते हैं स्टोरी। सर, शी इज जस्ट अनकॉन्शियस। वहीं दूसरी तरफ मुंबई की एक ऊंची बिल्डिंग की बालकनी में खड़ा एक शख्स सिगरेट के गहरे कश लेते हुए अंदर उसके रूम में बेड पर लेटी आरोही को देख रहा था कि तभी उस शख्स का पीए वहां पर आया और उसने उस आदमी को देखते हुए कहा, ये क्या सर, आप फिर स्मोक कर रहे हैं, आपके लिए ये ठीक नहीं। उस आदमी ने अपने पीए की बातें सुन सिगरेट का एक और गहरा कश लिया तो पीए अब चुप हो गया कि तभी उसकी नज़र बेड पर सोई आरोही पर पड़ी तो उसने एक बार फिर उस आदमी से सवाल किया, सर, ये लड़की कौन है? तो उस शख्स ने सिगरेट फेंक अंदर आते हुए कहा, जतिन, तुम्हें नहीं लगता कि आजकल तुम मुझसे सवाल जवाब कुछ ज्यादा ही करने लगे हो? इस पर जतिन ने कहा, सॉरी सर, बस मैं तो सिगरेट के लिए बोल रहा था। सक्षम सर ने मना किया है आपको सिगरेट के लिए। अच्छा, तुम पीए सक्षम के हो या रुद्रांश प्रताप के? ये कहते हुए रुद्र ने रिमोट से रूम की सभी लाइट्स ऑन करते हुए जतिन को देखा तो वो रुद्र के इमोशनलेस चेहरे को देख झेप गया और उसने धीरे से कहा, सॉरी सर, मैं तो आपका ही पीए हूँ। रुद्र जतिन के चेहरे के हाव भाव देख अचानक ही हंसने लगा तो उसे हंसते देख जतिन भी कुछ देर बाद धीरे धीरे नॉर्मल हुआ और उसने मुस्कुराते हुए कहा, क्या सर आप भी कभी कभी सच में डरा देते हैं? रुद्र अपना सिर हिलाते हुए मुस्कुराता रहा। कुछ देर बाद उसने जतिन से कहा, सुनो, आज की मीटिंग कैंसिल कर दो। जतिन ने ये सुनते ही अपनी आंखें बड़ी करते हुए पूछा, क्या? मगर सर, मीटिंग में डायरेक्टर किशोर जी भी आ रहे हैं। रुद्र ने एक नज़र बेड पर ब्लैंकेट में सोई हुई आरोही को देखते हुए कहा, हाँ मम, जानता हूँ, फिर भी कह रहा हूँ ना, मीटिंग कैंसिल कर दो। जतिन ने रुद्र की बात सुन अब धीरे से अपना सिर हिला दिया तो रुद्र ने पलटकर आरोही को देखते हुए कहा, तुम जा सकते हो। पर फिर हाल ही रुद्र ने जतिन को रोकते हुए कहा, और हाँ, ध्यान रहे कि आज मुझे किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, मैं किसी से नहीं मिलना चाहता। रुद्र की बात सुन और उसे आरोही को निहारते देख जतिन ने भी एक नज़र बेड पर सोई हुई आरोही को देखा। आज से पहले रुद्र कभी इस तरह से किसी लड़की को नहीं लाया था। पता नहीं रुद्र के भी मन में क्या चल रहा था, पर जो भी हो जतिन को ये ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए उसने हिम्मत कर रुद्र से कहा, सर, शी इज जस्ट अनकॉन्शियस। उसकी बात सुन रुद्र ने अपना सिर घुमाकर उसे घूरा तो जतिन ने डरते हुए कहा, सर, आई मीन कि ये लड़की, आप, इस लड़की। रुद्र ने जतिन की हकलाहट को पल में भांप पलटकर उसे देखते हुए गुस्से में कहा, इडियट, शी इज माई वुमन, योर मैम, इज दैट इनफ और डू यू वांट टू नो समथिंग एल्स? रुद्र को गुस्से में देख जतिन थोड़ा पीछे हट गया और उसने झट से कहा, नो सर। तो रुद्र ने अपने सामने अब तक खड़े जतिन को देख गुस्से में पूछा, तो फिर? जतिन ने धीरे से अपनी नजरें झुकाए हुए पूछा, सर आपका मतलब ये आरोही मैम है? जतिन का ये पूछना भर था कि रुद्र ने कहा, जस्ट वेट। इतना कहकर उसने वहीं अपने पास में रखा लैंप उठाया तो जतिन ये देख चिल्लाया, सॉरी सर, मैं समझ गया, मैं सब समझ गया। जतिन रूम का डोर ओपन कर बाहर निकल गया तो उसे भागता देख रुद्र रूम से बाहर निकल कर आया और अब मेन डोर बंद कर वापस अपने रूम में चला आया। आरोही अब तक बेहोश थी। ये देख रुद्र को अब अपने गार्ड्स पर गुस्सा आ रहा था। उन्होंने आरोही को कार बैठाने से पहले ही उसकी गर्दन पर वार कर उसे बेहोश कर दिया था ताकि वो चिल्ला ना पाए। इसी वजह से जब गार्ड्स ने उसे कार में बैठाया तो वो उसकी बाहों में बेसुध होकर गिरी थी। रुद्र आरोही को देखते हुए अब रूम से निकल किचन में चला आया। अपने लिए पानी गर्म कर वो रूम में वापस आया तो देखा आरोही होश में वापस आ रही थी। वो बेड पर हिलने डुलने लगी थी। ये देख रुद्र सब छोड़ जल्दी से बेड के करीब जा पहुंचा और उसने झुककर आरोही के चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए कहा, आरोही, उठो आरोही। रुद्र ने आरोही के चेहरे पर एक बार फिर से पास में रखा ग्लास उठा पानी के कुछ बूंदे छिड़की तो इस बार वो होश में आ गई। रुद्र ने पहले भी उसे इसी तरह से जगाने की कोशिश की थी मगर वो उठी ही नहीं थी, पर इस बार उसने धीरे से अपनी आंखें खोल दी। आंखें खुली तो खुद पर झुके रुद्र को देख वो हैरानी से भर गई। उसने बोझिल होती अपनी आंखों से रुद्र के चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए कहा, रुद्रांश, आप? रुद्र ने बेड पर ही आरोही के पास बैठते हुए कहा, हाँ बेबी, मैं रुद्रांश, तुम्हारा रुद्रांश। ये सुन आरोही सिसक उठी और उसने सिसकते हुए कहा, रुद्रांश, आप कहाँ चले गए थे मुझे छोड़कर? वो रो पड़ी थी। उसको रोते हुए देख रुद्र की आंखों में भी पानी भर आया। आखिर इतने महीनों के बाद वो उसके पास थी। उसकी वही मीठी खुशबू, वही सुखद एहसास पाकर रुद्र की आंखें भर आई थी और उसने झुककर आरोही के सिर को चूमते हुए कहा, कहीं नहीं, कहीं भी तो नहीं गया मैं? आरोही ने रोते हुए कहा, नहीं, आप मुझे अकेला छोड़कर चले गए, ऐसे कैसे चले गए? रुद्र ने आरोही के बहते आंसुओं को पोंछे एक बार फिर उसके सिर को चूमते हुए कहा, सॉरी बेबी, पर मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा था।
आरोही सुबकते हुए बेड पर उठकर बैठने लगी तो रुद्र ने खिसकते हुए उसने बैठने को जगह दी कि तभी आरोही ने बैठते ही रुद्र को दूर करते हुए कहा, नहीं, आप बहुत बुरे हैं, मुझसे प्यार नहीं करते, मुझे पल में भुला दिया। रुद्र ने फिर से आरोही के पास खिसकते हुए कहा, नहीं बेबी। ये कहते हुए रुद्र ने आरोही को अपनी बाहों में भर अपने सीने से लगा लिया। वो अब भी रोए जा रही थी। उसको रोते देख रुद्र ने उसके सिर को सहलाते हुए कहा, किसने कहा तुमसे कि मैंने तुम्हें भुला दिया? भूलना तो हमारे दिमाग का काम है, तुम तो दिल की धड़कन हो, तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ? क्या भूलने के लिए तुम्हें चाहा था? रुद्र की बात सुन आरोही चुप हुई। वो अपना सिर उठाकर रुद्र को देखने लगी तो रुद्र ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, कैसे सोच लिया कि प्यार नहीं करता तुमसे? हम कैसे? बोलो। रुद्र ने आरोही के चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए कहा, आई लव यू बेबी, बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, बहुत। ऐसे कैसे भूल सकता हूँ तुम्हें? तुम्हारे बगैर तो अब तक तिल तिल मर रहा था, तुम्हें मिलकर आज जैसे जान में जान आई है। तुम्हें पता है अब सब कुछ है मेरे पास, बस तुम्हें छोड़कर। क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों तुमने मुझे इतना तड़पाया? क्यों सताया मुझे? मुझे तुम्हारी जरूरत थी, तुम क्यों नहीं थी मेरे पास? क्यों क्यों तुमने? आरोही ने सुबकते हुए धीरे से पूछा, मैंने क्या किया? रुद्र ने अपने भरे गले से कहा, तुम क्यों नहीं आई मेरे साथ? क्यों मेरा हाथ छोड़ा? वो मेरे लोग थे, उनसे मेरा रिश्ता था, मेरी वजह से तुम उनसे जुड़ी, पर तुमने तो उन लोगों के लिए मुझे ही छोड़ दिया। आरोही ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं। रुद्र ने आरोही के सिर से अपना सिर जोड़ते हुए कहा, हाँ, तुमने मुझे छोड़ उन लोगों को चुना। क्यों? आरोही उसकी बात सुन रोने लगी तो रुद्र ने भी उसे कुछ और कहने की बजाय अपनी बाहों में भर अपने सीने में छुपा लिया। उसके सिर को चूम उसने आरोही के चेहरे को अपने हाथों में भर लिया। आरोही की बंद हो चुकी आंखें जो आंसुओं से सराबोर हो चुकी थीं कि उसने उन्हें बारी बारी से चूम लिया। आरोही के पास होने से जैसे उसकी धड़कनें आज पूरे जोश से धड़कने लगी थी। उसकी आंसुओं से भरी आंखें आरोही के साथ पाकर ही चमक उठी थीं। वो अब खुद को और नहीं रोक पा रहा, इसलिए उसने अगले ही पल आरोही के चेहरे को ऊपर कर उसके निचले होंठ को अपने होठों में दबा लिया। वो उसके निचले होंठ को बड़ी ही नरमी से चूमने लगा पर आरोही वो उससे दूर हटने लगी, मगर आज वो उसे छोड़ने को राजी नहीं था। आरोही पीछे हटी तो वो उसके और करीब होते हुए अपनी आंखें बंद किए ही आरोही के अपर लिप को किस करने लगा। रुद्र की इस हरकत से दोनों के दिल बड़े जोरों से धड़कने लगे थे। आरोही ने रुद्र के कंधे पकड़ लिए तो रुद्र ने आरोही को अब और अधिक नजदीक करते हुए एक बार फिर उसके अपर लिप को किस किया तो इस बार आरोही ने भी होले से अपने दिल में उमड़े एहसासों के चलते रुद्र के लोअर लिप को किस किया। दोनों एक दूसरे में खोने लगे थे। रुद्र आरोही को बस अपनी पूरी चाहता उस पर लुटाते हुए उसे चूमे जा रहा था और थोड़ी ही देर में वो आरोही पर हावी होने लगा था। उसने आरोही को किस करते हुए वापस बेड पर लिटाया कि तभी पास में नाइट स्टैंड पर रखा पानी का ग्लास नीचे गिर गया। कांच के टूटने के साथ ही आरोही की बेहोशी का आलम भी टूटकर बिखर गया। दोनों अलग हुए तो अपनी फूलती सांसों को संभालते हुए एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। वहीं आरोही वो तो जैसे नींद से जागी थी, तेज तेज सांसें लेते हुए आसपास इधर उधर देखने लगी। उसने अपना सिर पकड़ लिया। इधर रुद्र ने बेड से उठते हुए ग्लास को देखकर कहा, शायद मेरा हाथ लगने से गिर गया। पर आरोही ने उसकी बात छोड़ हैरान होते हुए उससे पूछा, मैं यहाँ कैसे? क्या कोई सपना देख रही हूँ मैं? रुद्र ने आरोही की बात सुन उसे देखा तो आरोही उठकर बैठ गई और उसने रुद्र से कहा, मैं तो कॉलेज में थी ना। रुद्र आरोही की बात सुन नासमझी से उसे देखने लगा कि तभी आरोही ने अपने ऊपर से ब्लैंकेट हटा बेड से उठने की कोशिश की तो उसे अपने गले पर एक तेज दर्द महसूस हुआ। उसने अपना गला पकड़ते हुए गुस्से में पूछा, कहाँ हूँ मैं? रुद्र ने झट से आरोही को संभालते हुए कहा, मेरे पास हो तुम। आरोही ने रुद्र की बात सुन उससे पूछा, क्या मतलब ये सपना नहीं है? आप सच में? रुद्र ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ सच है ये, तुम मेरे पास हो। रुद्र ने ये कहा ही था कि आरोही ने अचानक ही एक जोरदार तमाचा रुद्र के गाल पर दे मारा। रुद्र आरोही की इस हरकत से जैसे जड़ हो गया। उसका चेहरा एक तरफ झुक गया था। तभी आरोही चिल्लाई, क्या कर रहे थे आप? कैसे आए मैं यहाँ? रुद्र ने आरोही की तेज आवाज सुन गुस्से में पलटकर आरोही को बाजुओं से पकड़कर अपने करीब खींचते हुए कहा, पता भी है तुमने अभी क्या किया? खुद को समझती क्या हो तुम? तुमसे प्यार करता हूँ, इसका मतलब ये है क्या तुम कैसे भी पेश आओगी मेरे साथ? आरोही रुद्र की बात सुन चीखी, कब किया प्यार? कब किया आपने मुझसे प्यार? और कौन सा प्यार? कैसा प्यार? वो प्यार जिसे भुलाकर आप ये अपनी म्यूजिक की दुनिया में खो गए, या वो प्यार जिसे निभाने के बड़े बड़े दावे कर उसी प्यार को ठुकरा कर चले आए? हुनहु बोलो, कौन सा प्यार? आरोही ने रुद्र को दूर धकेलते हुए कहा, कौन सा प्यार? बोलो। नहीं बोलोगे? हाँ अच्छा छोड़ो ये, बोलो प्यार करते हैं तो एक बार भी खबर तक नहीं ली अपने प्यार की कि वो आपके बगैर कैसी है, जिंदा भी है या मर गई आपके झूठे वादों के गम तले दबकर। रुद्र आरोही के धकेलने पर उससे दूर हट एक तरफ खड़ा हो गया।
आरोही के अब आंसू बह निकले और उसने रोते हुए रुद्र से पूछा, ये सब ही करना था मेरे साथ तो क्यों शामिल किया था मुझे अपनी जिंदगी में? क्या गलती थी मेरी कि मैं बस आपकी सोच बदलना चाहती थी, आपको दिखाना चाहती थी कि हाँ भले ही आपके पापा ने आपको घर से निकाला पर वो सब कुछ उन्होंने आपके लिए ही किया था, आपको जिंदगी का सबक सिखाने के लिए किया। मैं बस इतना ही तो चाहती थी कि आप गुस्से में लिए अपने फैसले से अपनी फैमिली से दूर ना हो, क्योंकि फैमिली ना होना क्या होता है ये मैं बचपन से देखती आई हूँ। आरोही को रोते देख रुद्र गुस्से में चिल्लाया, हाँ तो क्यों चाहती थी ये सब? मैं तो नहीं चाहता था, क्योंकि मैं निखिल प्रताप सिंह राणा और उनकी वाइफ सोनम निखिल राणा को एहसास दिलाना चाहता था कि अकेले जिया कैसे जाता है जैसे मैं और आद्या जीते आए थे। रुद्र ने एक बार फिर आरोही के करीब आओ से कसकर बाजुओं से थाम कर कहा, बच्चे पैदा करना काफी नहीं होता है आरोही, उनकी परवरिश भी करनी पड़ती है। जॉइंट फैमिली थी इस वजह से छोटी माँ ने हमें संभाल लिया, अगर वो ना होती तो फिर उन्हें एहसास नहीं है कि उन्होंने क्या खोया है। उन्होंने अपने बच्चों का बचपन नहीं देखा, जिसका उन्हें एहसास भी नहीं। अगर मैं उन्हें ये एहसास दिलाना चाहता था तो कहाँ गलत था मैं? बोलो। पर तुम्हें तो महान बनना था, एक अच्छी बहू बनना था, इसलिए मेरा हाथ छोड़ तुमने उस दिन माँ का हाथ पकड़ा। रुद्र ने आरोही के हाथों पर प्रेशर डालते हुए पूछा, क्या कहा था उस दिन कि या तो मैं तुम्हें और घरवालों को चुनूं या अपना करियर? उन घरवालों को या कहूं उन माँ बाप को चुनता जो मेरे करियर के लिए सबसे आगे थे, मुझे ताने मारने में, मुझे बार बार एहसास दिलाने में कि मैं कितना निकम्मा हूँ। आरोही रुद्र की तेज आवाज और उसकी पकड़ से दर्द से तड़प उठी तो रुद्र होश में आया और उसने आरोही को बेड पर लगभग धकेलते हुए कहा, उस दिन तुम्हारे उन शब्दों ने जो मेरे दिल को दर्द दिया था वो मैं इन 8 महीने 8 दिनों में भुला नहीं पाया था। रुद्र ने गुस्से में बेड पर झुककर आरोही के चेहरे को अपने हाथों में पकड़कर दबाते हुए पूछा, तुम तो जानती थी ना मेरे सपनों को, ये भी जानती थी कि मैं तुमसे और अपने सपनों से कितना प्यार करता हूँ, तो फिर कैसे तुमने मेरे सपनों और खुद को दांव पर लगाया? और देखो, तुम्हारे धोखे के बाद भी मैं इतना बेशर्म था कि 2 दिन बाद ही तुम्हारी याद में तड़पते हुए तुम्हें मैसेज कर डाला कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, पर तुमने ना कोई जवाब दिया और ना ही मिलने आई। रुद्र की आखिर की कही बातों को सुन आरोही हैरान हो रुद्र को देखने लगी। रुद्र ने जैसे ही उसका मुंह छोड़ा और उसके ऊपर से हटा तो आरोही ने झट से रुद्र का हाथ पकड़ते हुए पूछा, आपने मैसेज किया था? आपने मुझे मैसेज किया था? कब? आरोही का सवाल सुन रुद्र आरोही को देखने लगा। अंडस्को वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल में ईशु अभी तक डिस्चार्ज नहीं हुई थी। उसके बड़े से रूम में आदित्य इधर उधर टहलते हुए बार बार आरोही को कॉल कर रहा था, बट उसका नंबर अभी भी बंद जा रहा था। ये देख शुभी ने कहा, आप निखिल जीजू को फोन कर ले। इस पर आदित्य ने नाखुश होते हुए कहा, नहीं, कभी नहीं। असल में ये रोज की बात थी। आदित्य सोने से पहले आरोही को कॉल करता था, पर आज उसका फोन ही बंद जा रहा था। और रही बात निखिल को कॉल करने की, तो रुद्र के जाने से एक बार फिर आदित्य और निखिल की दोस्ती में खटास पैदा हो चुकी थी। आदित्य तो कब से आरोही को वापस अपने पास लाने की कोशिश में था, पर आरोही उसने आने से साफ इनकार कर दिया था। आखिर जिद में वो पूरी आदित्य के जैसी ही तो थी। रुद्र, इस तरह जबरदस्ती करना ठीक नहीं। निखिल घर आया तो सोनम उसे हॉल में ही बैठी हुई मिली। उसे वहां बैठे देख निखिल ने पूछा, क्या हुआ, सोई नहीं अब तक? सोनम ने निखिल से कहा, नहीं आरोही, वो अब तक घर नहीं आई, ऐसा कभी नहीं किया उसने। निखिल ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम भी ना, आ जाएगी, हो सकता है अपनी किसी फ्रेंड के घर गई हो। सोनम ने निखिल के पीछे पीछे जाते हुए कहा, नहीं, वो कहीं नहीं जाती, उसका फोन भी ट्राई किया मैंने, बंद जा रहा है। ये सुन निखिल रुक गया और उसने सोनम से पूछा, जिया को कॉल कर पूछा, शायद उसके साथ हो। सोनम ने कहा, नहीं, अभी करती हूँ। इधर रुद्र ने आरोही की बात सुनकर कहा, एक बार नहीं, ना जाने कितनी बार तुम्हें मैसेज किया, पर तुमने ना ही मेरे कॉल्स का और ना ही मैसेज का किसी का कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि मुझे ब्लॉक कर दिया। क्यों किया ऐसा? आरोही ने रुद्र की बात सुन उसे एक बार फिर अपनी पूरी ताकत से दूर धकेलने की कोशिश करते हुए गुस्से में कहा, कितना झूठ बोलेंगे आप? मैंने जवाब नहीं दिया। मैंने, या ये कहूं कि जवाब तो आप। डिंग डोंग। आरोही बोल ही रही थी कि डोर बेल की आवाज सुन वो चुप हो गई। आरोही ने आवाज इग्नोर करते हुए एक बार फिर कहने की कोशिश की थी कि एक बार फिर डोर बेल बजी तो रुद्र गुस्से में आरोही को देखते हुए रूम से बाहर निकल गया। उसने चिढ़ते हुए डोर ओपन किया तो सामने सक्षम खड़ा हुआ था। सक्षम ने अंदर आते ही पूछा, मीटिंग में क्यों नहीं आया? सर कितना नाराज हो रहे थे? रुद्र ने सक्षम की बात सुन गुस्से में कहा, होने दे नाराज, नहीं आना था मुझे। रुद्र की बात सुन सक्षम ने उसे देखते हुए पूछा, हुआ क्या है, तेरा मूड क्यों उखड़ा हुआ है? रुद्र ने कुछ नहीं कहा और बस रूम में जाने के लिए मुड़ा था कि तभी आरोही रूम से बाहर निकल आई। आरोही को वहां देख एक पल के लिए तो सक्षम शौक था, पर फिर अगले ही पल उसने खुश होते हुए कहा, आरोही, तुम कब आए? आरोही ने रुद्र को देख नफरत से कहा, आए नहीं हूँ,
मुझे यहाँ बेहोश करके लाया गया है। सक्षम को आरोही ही की बात समझ नहीं आई थी, पर रुद्र वो आरोही के ताने को सुन चिढ़ गया और गुस्से से लाल हो उसने आरोही को अपने पास खींचते हुए कहा, हाँ लाया तुम्हें बेहोश करके, क्योंकि वैसे तो तुम आने से रही। उन दोनों को झगड़ते देख सक्षम ने चिल्लाते हुए कहा, बस करो तुम दोनों, हो क्या रहा है? इतने दिनों बाद मिले हो और अब भी लड़ रहे हो। रुद्र ने सक्षम की आवाज सुन आरोही को झटके के साथ छोड़ दिया। तभी आरोही ने कहा, मुझे घर जाना है। ये सुन रुद्र ने गुस्से में कहा, कहीं नहीं जा रही हो तुम, यहीं यहीं अब मेरे साथ रहोगी। इस पर आरोही ने कहा, नहीं, क्यों रहूं साथ, मुझे छोड़ आए थे ना आप, तो अब क्यों साथ रहूं मैं? रुद्र ने आरोही को सक्षम के सामने ही झट से अपनी गोद में उठाते हुए कहा, क्योंकि मैं कह रहा हूं, कहीं नहीं जाओगी तुम। ये कहते हुए रुद्र आरोही को जबरदस्ती अपने बेडरूम में ले आया। आरोही चिल्लाई पर उसने आरोही को रूम में लाकर बेड पर लगभग फेंक दिया और खुद रूम से बाहर निकल डोर लॉक करते हुए कहा, ये जान लो और मान लो कि तुम कहीं नहीं जाओगी। आरोही ने डोर पीटते हुए कहा, रुद्रांश, बहुत रात हो चुकी है, घर पर सब परेशान हो रहे होंगे, डोर खोलो, मुझे जाने दो। पर रुद्र ने उसकी बात जैसे इग्नोर की तो सक्षम ने कहा, रुद्र, इस तरह जबरदस्ती करना ठीक नहीं है, ये क्या कर रहा है तू, छोड़ उसे। रुद्र ने मना करते हुए कहा, नहीं, इस बार नहीं, मैं अब अकेले नहीं रहने वाला, तूने बोला था ना, एक बार पैसा कमा ले फिर आरोही खुद व खुद मेरे पास आएगी, पर देख ये तो अब भी वैसी ही है। सक्षम ने रुद्र को जिद करते देख और आरोही की आवाजें सुनकर कहा, हाँ कहा था, पर ये सही नहीं है यार, वो सही कह रही है, घर वाले परेशान हो रहे होंगे। रुद्र ने ये सुन गुस्से में कहा, और मैं परेशान नहीं होता इसके बगैर, मेरी परेशानी इसको नहीं दिखती। रुद्रांश, प्लीज समझो, सब परेशान हो रहे होंगे, मैंने किसी से बात भी नहीं की है। एक बार फिर आरोही की आवाज आई तो सक्षम ने कहा, रुद्र, देख अभी आरोही को जाने दे, कल तू घर जाकर सबके सामने आरोही को अपने साथ ले आना। अभी तो कैसे उसे लाया है ये मैं नहीं जानता, पर इतना तो समझ आ गया है कि घर में किसी को नहीं पता कि आरोही इस वक्त कहाँ है, किस हाल में है, और देख रात के 11 बज चुके हैं। रुद्र ने लगातार उन दोनों की आवाजें सुन चिल्लाते हुए कहा, चुप करो तुम दोनों। सक्षम रुद्र की आवाज सुनकर चुप हो गया, पर आरोही वो अब भी चिल्लाए जा रही थी। ये सुन रुद्र ने गुस्से में जाकर बेडरूम का डोर ओपन किया और आरोही का हाथ पकड़ उसे लगभग बाहर खींचते हुए कहा, लो जाओ जाओ, सब परेशान हो रहे होंगे, तुम्हारी फिक्र कर रहे होंगे, है ना, तो लो जाओ। रुद्र ने आरोही को छोड़ सक्षम से कहा, इसे छोड़ आओ सक्षम, इसके चाहने वालों के पास, इसके लिए परेशान होने वालों के पास। आरोही रुद्र की आवाज सुन सहम गई। सक्षम को अपने सामने देख वो रो पड़ी थी। उसे रुद्र का यूं सक्षम के सामने उस पर नाराज होना अच्छा नहीं लगा था। आरोही रुद्र के गुस्से वाले रूप को देख डरते हुए धीरे से कहा, रुद्रांश। इस पर रुद्र ने पलटकर उसके होठों पर अपनी उंगली रख उसे चुप करते हुए कहा, आवाज नहीं, एक बात आज पक्की हो गई है आरोही, कि तुम मुझे चाहती ही नहीं हो, तुम्हें मुझसे कोई लेना देना नहीं। इतने दिनों से कहाँ था, कैसे जिया, क्या किया, कुछ मतलब नहीं। इतने दिनों बाद मिले भी तो तुम्हें अपने लोगों की परवाह है, मेरी नहीं। चली जाओ यहाँ से, जाओ। आरोही रुद्र की बात सुन अपनी जगह पर ही खड़ी रह गई कि तभी रुद्र चिल्लाया, जाओ। उसकी तेज आवाज सुन आरोही डर से कांप उठी थी कि तभी सक्षम ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, आरोही आओ मेरे साथ, इससे अभी बात करने का कोई फायदा नहीं है, सिर पर गुस्सा सवार है। ये कहते हुए सक्षम आरोही को अपने साथ लेकर चला गया। उनके जाते ही रुद्र ने लिविंग रूम में रखा सभी सामान एक एक कर गुस्से में आकर इधर उधर फेंकना शुरू कर दिया। पूरा रूम तहस नहस करने के बाद उसने बेहद गुस्से में अपने पीए जतिन को कॉल किया। उधर से कॉल पिक होते ही रुद्र ने कहा, ब्रिंग 2 बॉटल्स ऑफ वाइन। जतिन ने हैरान होते हुए पूछा, व्हाट सर? तो रुद्र ने गुस्से में कहा, बेहरे हो क्या? जतिन ने रुद्र के गुस्से को भांपते हुए कहा, सॉरी सर, अभी लाया। ये कहते हुए जतिन ने कॉल कट कर दिया। वो हैरान था कि अचानक से आज रुद्र को हुआ क्या था। अंधस को वहीं दूसरी तरफ मयंक के पास आदित्य का फोन आने पर अब तो निखिल भी परेशान हो गया था कि आरोही अब तक घर क्यों नहीं आई। जया और उसके बाकी के फ्रेंड्स जो भी थे सबको कॉल कर पता लगा लिया था कि वो उनके साथ नहीं थी। ऐसे में अब पूरा घर परेशान हो गया था। निखिल ने फौरन ही अपनी एक टीम को आरोही के कॉलेज के आसपास एरिया में आरोही को ढूंढने के लिए भेज दिया था। जैसा कि जया और सोनल ने बताया था कि आरोही कॉलेज से घर के लिए निकल चुकी थी। आदित्य का बार बार फोन आ रहा था। ये देख निखिल और बाकी सभी घरवालों की हालत खराब थी। निखिल मयंक के साथ अब खुद ही आरोही को ढूंढने के लिए निकल ही रहा था कि उनकी कार के सामने ही एक कार आकर रुकी। निखिल और मयंक ने देखा तो कार से आरोही सक्षम के साथ निकली थी। निखिल जल्दी से कार से बाहर निकल कर आया और उसने आरोही को देखते हुए पूछा, बेटा अब तक कहाँ थी?
सब कितना परेशान हो गए थे। तभी सक्षम ने बीच में आते हुए कहा, सॉरी अंकल, घर पर बताना भूल गए थे। आरोही मेरे घर पर थी, मेरी दी के साथ। आरोही? सक्षम के झूठ को सुन उसे देखने लगी तो सक्षम ने आरोही का हाथ पकड़कर हल्का सा दबा दिया। आरोही कुछ समझी तो नहीं पर वो चुप रही। वैसे भी अभी उसका मूड बिल्कुल ठीक नहीं था। वही निखिल, वो तो एक सेकंड में आरोही की हालत देख भांप गया था कि सक्षम झूठ बोल रहा है। मयंक भी उन दोनों को देख रहा था कि तभी निखिल ने आरोही से कहा, अच्छा ठीक है, पर बेटा फोन करना चाहिए था। तो आरोही ने धीरे से कहा, सॉरी पापा, फोन की बैटरी डेड हो गई। निखिल ने आरोही से अब कुछ नहीं कहा और उसे मयंक के साथ अंदर भेज दिया। इधर सक्षम ने भी निखिल को बाय कहा और वहां से चलता बना। घर में हॉल में सभी ने आरोही को आते देखा तो जैसे सबकी जान में जान आई। सोनम ने तो जल्दी से भागकर आरोही को अपने गले से लगाते हुए कहा, तुमने तो आज जान निकाल दी थी सबकी, इतनी देर कैसे हो गई आरोही? आरोही कुछ कहती उससे पहले निखिल ने अंदर आते हुए कहा, सोनम, पहले आरोही को आदि से बात करने दो। सोनम ने हाँ में सिर हिलाया तो निखिल ने आरोही को अपना फोन देते हुए कहा, जाओ आरोही, बात कर लो, बाकी हम सुबह बात करेंगे। निखिल की बात सुन आरोही ने हाँ में सिर हिला दिया और उससे फोन ले धीरे से ऊपर अपने रूम में चली गई। तभी मयंक ने निखिल से कहा, भाई, आपको क्या लगता है आरोही सच में सक्षम के साथ थी? निखिल ने मना करते हुए कहा, नहीं, बात कुछ और है, हम सुबह बात करेंगे, अभी काफी देर हो गई है। पापा, चाचा, आप जाएं सो जाएं। ये कहते हुए निखिल भी अब अपने रूम में चला गया तो सोनम और नैना भी एक दूसरे की शक्ल देखते हुए अपने अपने रूम में चली गई। आयु भी प्रताप जी को लेकर वहां से चला गया। अंडस को इधर रुद्र, वो अब तक नशे में चूर हो चुका था। उसकी हालत देख जतिन ने उससे वाइन की बोतल छीनते हुए कहा, सर अब नहीं, प्लीज सर, बहुत ज्यादा हो गई है, अगले हफ्ते आपको सॉन्ग रिकॉर्ड करना है सर। रुद्र ने ये सुन जतिन को दूर धकेलते हुए कहा, कोई सॉन्ग रिकॉर्ड नहीं करना मुझे, कहीं नहीं जाना मुझे, सुना तुमने? जतिन ने गिरते हुए रुद्र को एक बार फिर संभालते हुए कहा, ओके सर। जतिन रुद्र की हालत देख हैरान था। अपने 4 महीने की जॉब में आज उसने पहली बार रुद्र को ड्रिंक लेते हुए देखा था और वो भी इतनी ज्यादा। जतिन का अब रुद्र को संभाल पाना मुश्किल हो रहा था, इसलिए उसने रुद्र को एक जगह बैठा झट से सक्षम को कॉल किया क्योंकि इस वक्त सिर्फ वो ही रुद्र को संभाल सकता था। अंडस को वहीं दूसरी तरफ सक्षम निखिल घर से निकल सीधा एक अपार्टमेंट में चला आया था। उसने फ्लैट के बंद डोर को देख डोरबेल बजाई तो डोर कुछ ही देर में खुल गया। डोर के अंदर खड़ी शक्ति ने सक्षम को देख हैरान होते हुए पूछा, तुम यहाँ और वो भी इस वक्त? तो सक्षम ने अंदर आते हुए चुपचाप सबसे पहले डोर बंद किया और फिर पलटकर एक जोरदार थप्पड़ शक्ति के गाल पर मारते हुए गुस्से में उससे कहा, इस तरह नजर रख रही हूँ तुम उस आरोही पर? हूँ। शक्ति सक्षम के थप्पड़ से हैरान हो गई थी कि तभी सक्षम ने शक्ति का सिर कर उसके बाल अपनी मुट्ठी में भींच गुस्से से कहा, तुम्हें पता भी है वो आज रुद्र के साथ थी? रुद्र के साथ? अगर मैं आज करेक्ट टाइम पर नहीं पहुंचता तो सब खत्म हो जाता। कुछ आइडिया भी है तुम्हें इस बात का? मेरे इतने दिन की मेहनत पर पानी फिर जाता। शक्ति ने सक्षम की बात सुन दर्द से तड़पते हुए कहा, मुझे छोड़ो सक्षम, और फिक्र मत करो, मेरे होते हुए आरोही कभी रुद्र को नहीं मिलेगी, विश्वास करो मुझ पर। सक्षम ने ये सुन गुस्से में शक्ति का सिर वॉल पर मारते हुए कहा, मिलनी भी नहीं चाहिए, मुझे नफरत है उस आरोही से। बेहोशी में भी वो आपका नाम ले रहे थे। शक्ति ने अपना सिर पकड़ते हुए कहा, मैं जानती हूँ, पर आज मुझे डैड से मिलने जाना पड़ा, ऐसे में मैं आरोही पर नजर नहीं रख पाई। मुझे क्या पता था कि वो आज अचानक ही रुद्र तक पहुंच जाएगी। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि वो रुद्र से मिली कैसे। सक्षम ने गुस्से में कहा, मुझे क्या पता करना पड़ेगा। सक्षम और शक्ति बात कर ही रहे थे कि सक्षम के फोन पर जतिन का कॉल आने लगा। सक्षम ने गुस्से में कॉल पिक किया तो उधर से जतिन ने कहा, सक्षम सर ने आज बहुत ड्रिंक कर ली है और भी करते जा रहे हैं, आप प्लीज आ जाएं, रोकिए इन्हें, मेरी नहीं सुन रहे। सक्षम ने अपना गुस्सा शांत कर बिल्कुल नॉर्मल होते हुए कहा, ओह गॉड, क्या करूं मैं इसका? फिक्र मत करो, मैं अभी आ रहा हूं। सक्षम ने बात कर कॉल कट किया तो शक्ति ने अपना सिर सहलाते हुए कहा, तुम्हें तो एक्टर होना चाहिए था। सक्षम शक्ति की बात सुन मुस्कुराया और अब उसने वहीं हॉल में सोफे पर किसी महाराजा की तरह टांग पर टांग चढ़ाकर बैठते हुए कहा, सही कहती हो, सोच रहा हूँ 1-2 फिल्में मैं भी साइन कर लूं। शक्ति ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, हाँ पर रुद्र तुम्हें ये मौका दे तब ना। ये सुन सक्षम ने गुस्से में अपने दांत पीसते हुए कहा, मौका उसने नहीं, मैंने उसे दिए हैं, मेरी वजह से आज वो यहाँ इस मुकाम पर है। शक्ति ने इस पर सरकास्म से कहा, अच्छा, या ये कहो कि वो अपने टैलेंट की वजह से यहाँ पर है। तो सक्षम ने कहा, टैलेंट तो उसका कब का हवा हो जाता अगर मैं उसकी शराब और सिगरेट की लत न छुड़वाता। इस पर शक्ति ने कहा,
लत लगवाई भी तो तुमने ही थी और छुड़वाई क्यों? क्योंकि तुम्हें उससे फायदा था। मेरे सामने ज्यादा अच्छा बनने की कोशिश मत करो तुम। सक्षम शक्ति की बात सुन हंसने लगा और उसने हंसते हुए कहा, मैं कहाँ अच्छा बन रहा हूँ, मैं तो हूँ ही अच्छा। इस पर शक्ति ने कहा, अगर तुम अच्छे हो तो फिर मैं तो तुमसे भी ज्यादा अच्छी हूँ। खैर ये सब छोड़ो, मेरी कपिल से बात हो चुकी है, वो तुमसे मिलना चाहता है। सक्षम कपिल का नाम सुनते ही गुस्से से भर गया और उसने लगभग चिल्लाते हुए कहा, उस कपिल की तो बात ही मत करो। उसकी वजह से मुझे उस बेवकूफ आरोही को अभी तक जिंदा रखना पड़ रहा है, वरना अब तक तो मैं उसे निपटा कर रुद्र को जिंदा मार चुका होता। शक्ति ने सक्षम को देखते हुए कहा, तुम सच में बहुत बुरे हो सक्षम, रुद्र तुम्हें कितना मानता है, और तुम? सक्षम ने ये सुन गुस्से में कहा, हाँ हूँ बुरा, जो उसने मेरे साथ किया है ना उसके लिए तो मैं बुरा ही सही। मैं उसे कभी खुश नहीं रहने दूंगा। उसने मेरी किमाया को मुझसे छीना है तो मैं कैसे उसे आसानी से उसके प्यार के साथ जीने दूंगा। हमेशा जो मैंने चाहा वो सब कुछ रुद्र ने मुझसे छीना, सब कुछ, मेरा करियर, मेरा प्यार, मेरी पहचान, हमेशा उसकी वजह से सबने मुझे इग्नोर किया। मैं भी सिंगर बनना चाहता था पर उस रुद्र ने मुझे स्टिक पकड़ा कर ड्रम पर बैठा दिया। खुद को बहुत बड़ा सिंगर समझता है साला। मेरे बाप के पास पैसा नहीं था तो हमेशा मैं इसके दिए टुकड़ों पर पला तो खुद को मेरा मालिक समझ बैठा और मुझे अपना गुलाम। पर आज देखो, आज मैंने उसे अपना गुलाम बना दिया। मेरे से पूछे बगैर वो अपना कोई न्यू सॉन्ग तक साइन नहीं करता। शक्ति ने उसकी बात सुनकर उससे पूछा, जब रुद्र को बर्बाद ही करना था तो उसे इतना बड़ा सिंगर बनने में मदद क्यों की? सक्षम ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं सच था कि रुद्र वाकई मुझसे अच्छा गाता है। तुम्हें पता है पहले मैंने उसका करियर यानी उसका सिंगर बनने का सपना खत्म करने के लिए उसे मैंने ही ड्रिंक और स्मोक करना सिखाया। क्योंकि शराब हमारे वोकल कॉर्ड पर कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है, पर उसकी किस्मत देखो, उसकी आवाज में कोई बदलाव नहीं आया। मैं कभी नहीं चाहता था कि वो सिंगर बने। उसने मुझसे मेरी किमाया को छीना था पर फिर उसकी लाइफ में आरोही आई और ना जाने उसके आने के बाद वो अपने करियर को लेकर सीरियस हो गया। मुझे छोड़ उस आरोही को इम्पोर्टेंस देने लगा, रियलिटी शो जीता, और तो और आरोही का दिल भी। उसके पास एक बार फिर सब कुछ वापस लौट आया था और मेरे पास क्या था? मेरे बाप को फर्क ही नहीं पड़ता मेरे होने ना होने से, तो मेरे करियर से उन्हें क्या लेना देना। ऐसे में उम्र भर मुझे ड्रम नहीं बजाना था। पर यहाँ भी उस रुद्र को किस्मत अच्छी थी, उसने म्यूजिक डायरेक्टर किशोर जी का भी दिल जीत लिया तो उन्होंने उसे फिल्म में आइटम सॉन्ग गाने का मौका दे दिया, जिसके चलते सब कुछ उसकी लाइफ में अच्छा हो रहा था। वो अपने घर भी वापस लौट गया तो ऐसे में मैं कहाँ जाता? सक्षम ने आगे कहा, इसलिए आरोही और उसकी शादी के अगले दिन ही मैंने उसका ब्रेन वॉश कर दिया था, उसकी कमजोर नस दबाकर, यानी उसे उसके माँ बाप के खिलाफ भड़काया और फिर तो तुम्हें पता ही है। पर मेरे लिए ये तो किसी सरप्राइज से कम नहीं था कि मेरी लगाए आग में घर तो घर, रुद्र और आरोही का रिश्ता भी जल गया। मजा आ गया था। बस फिर क्या, रुद्र जो उस समय किसी टूटे हुए आशिक की तरह बिखर गया था उसे मैंने संभाला। और एक बात तो है, जिनके दिल टूटे होते हैं वो गाते बहुत अच्छा हैं। इसलिए मैंने रुद्र और आरोही को मिलने ही नहीं दिया, क्योंकि मुझे पता था कि रुद्र आरोही के बगैर नहीं रह सकता और वो उससे कांटेक्ट करने की कोशिश जरूर करेगा। असल में रुद्र की लाइफ में सब कुछ अच्छा होने की वजह सिर्फ वो आरोही थी, इसलिए सबसे पहले उसका दूर होना बहुत जरूरी था। जैसे ही मुझे पता चला कि रुद्र ने आरोही को कॉल किया है तो मैंने सोनल की मदद से आरोही के फोन में से ना सिर्फ रुद्र के मैसेज और कॉल हिस्ट्री डिलीट करवाई, बल्कि रुद्र का नंबर भी सोनल से ये कहकर ब्लॉक करवाया कि रुद्र आरोही को डाइवोर्स देना चाहता है, इसलिए आरोही से बात करने की कोशिश कर रहा है। मैंने सोनल को यकीन दिलाया कि रुद्र अभी गुस्से में बौखलाया हुआ है और कुछ भी कर सकता है, तो उस बेवकूफ सोनल ने मेरी बात मानकर आरोही और रुद्र का रिश्ता बचाने के लिए रुद्र का नंबर ब्लॉक कर दिया। लकीली आरोही ने भी उस टाइम रुद्र के मैसेज नहीं देखे थे और इधर रुद्र के पास आरोही का मैसेज या कॉल कुछ भी मैंने रुद्र तक नहीं पहुंचने दिया। और देखो आरोही दूर रही तो रुद्र ने कितना पैसा कमाया और पैसे का मालिक किसे बनाया? मुझे, क्योंकि मैं उसका सबसे अच्छा और जिगरी दोस्त हूँ। शक्ति ने सक्षम की बात सुनकर कहा, सच कहूँ तो तुम्हारी इतने सालों की एक्टिंग में मुझे भी कभी शक नहीं हुआ कि तुम रुद्र से इतनी नफरत करते हो। वाकई तुम अच्छी एक्टिंग करते हो। शक्ति ने सक्षम से पूछा, अब आगे क्या सोचा है? सक्षम ने शक्ति को देखते हुए कहा, आगे का प्लान तो आरोही का मरना था, क्योंकि अब मुझे रुद्र की कोई जरूरत नहीं है। अब रुद्र तुम्हारा है, पर वो इंस्पेक्टर साला सब जानता है मेरे बारे में, उसे आरोही चाहिए। अगर मैंने आरोही को कुछ किया तो वो सब रुद्र के बाप को जाकर बता देगा, इसलिए आरोही को फिलहाल के लिए हम कुछ नहीं कर सकते। और हाँ, आदित्य मित्तल को हम हल्के में नहीं ले सकते, इसलिए सब कुछ बहुत सोच समझ कर यहाँ से आगे बढ़ना होगा। शक्ति ने हाँ में सिर हिलाया तो सक्षम ने कहा, आरोही पर नजर रखो, बाकी हम कल कपिल से मिलकर डिसाइड करेंगे। अभी चलता हूँ, और हाँ, अब गलती नहीं होनी चाहिए। इतना कहकर सक्षम वहां से निकल गया।
अपनी जिंदगी में वो खुद कुछ कर ना सका था और जानता था कि वो कुछ कर भी नहीं पाएगा, क्योंकि ना तो उसके पास रुद्र की तरह अच्छा टैलेंट था और ना ही एक अच्छी नीयत। ऐसे में उसने अपनी सक्सेस की सीढ़ी रुद्र को चुना। इसलिए कहते हैं कि आंख बंद कर किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए, भले वो हमारा कितना ही अच्छा दोस्त क्यों ना हो। और तो और किसी और के कहे में आकर अपनों को ठुकराना, ये तो सबसे बड़ी गलती है। माँ बाप भले डांटेंगे मारेंगे, पर उनके अलावा कभी कोई आपका भला चाह ही नहीं सकता। रुद्र ने यहाँ पर ये दोनों ही गलतियां की थी। अंडस को दूसरी तरफ आरोही ने आदित्य से बात कर कॉल कट किया तो एक बार फिर रुद्र का गुस्से वाला रूप उसकी आंखों के आगे घूमने लगा तो एक बार फिर उसकी आंखें भर आईं। वो बेड पर बैठ रोने लगी कि तभी कुछ सोच वो चुप हो गई और उसने अगले ही पल जल्दी से अपना फोन उठा, अपने फोन में ब्लॉक कॉन्टैक्ट चेक किए तो वो हैरान थी। वाकई उसके फोन में रुद्र का नंबर ब्लॉक था, यानी कि रुद्र सच कह रहा था और वो उसे झूठा समझ रही थी। आरोही ने अपना फोन देखते हुए कहा, पर मेरे फोन में रुद्रांश का नंबर ब्लॉक कैसे हो गया? आरोही ने अपना सिर पकड़ लिया। जहां तक उसे याद था कि उसने रुद्र का नंबर ब्लॉक नहीं किया था, तो फिर किसने उसके फोन के साथ छेड़छाड़ की थी? वो अब अपने मुंह पर हाथ रख ना जाने क्या क्या सोचने लगी थी। उसे याद आया कि घर से जाने के बाद घरवालों ने 2 दिन बाद ही रुद्र को कॉल करना शुरू कर दिया था, पर रुद्र ने किसी का भी कॉल पिक नहीं किया। क्यों? आरोही कुछ सोचते हुए बाथरूम में चली आई। ना जाने कितनी ही बार उसने पानी की छींटे अपने मुंह पर मारे और फिर वो अचानक से रुक गई, जैसे उसे कुछ याद आया और वो बस सब छोड़ जल्दी से बाथरूम से बाहर निकल रूम से बाहर निकल आई। आरोही भागते हुए सीधे बाहर निकलकर मेन गेट पर गार्ड्स के पास जा पहुंची और उसने वहां मौजूद गार्ड से कहा, अंकल प्लीज मुझे आप अपना फोन देंगे, बस 5 मिनट के लिए। तो उस गार्ड ने अपना फोन निकाल फोन अनलॉक करते हुए कहा, हाँ हाँ ये लो बेटा। आरोही फोन मिलते ही खुश हो गई और उसने अब जल्दी से रुद्र का नंबर डायल किया और थोड़ा दूर होते हुए उसे कॉल करने लगी। इधर रुद्र को बड़ी मुश्किल से उसके बेडरूम में ले जाकर जतिन ने उसे बेड पर सुलाया ही था कि तभी रुद्र का फोन बजने लगा। आवाज सुन जतिन ने फोन ढूंढा तो वो पास ही टेबल पर रखा था। जतिन ने कोई अननोन कॉल आते देख कॉल पिक नहीं किया और कॉल कट कर फोन वापस रखा ही था कि एक बार फिर कॉल आने लगा। इस बार जतिन ने कुछ सोच कॉल पिक कर लिया तो उधर से आरोही ने कहा, हेलो हेलो रुद्रांश, मैं आरोही बोल रही हूँ। आरोही की आवाज सुन जतिन ने कहा, हेलो मैम, मैं जतिन सर का पीए बात कर रहा हूँ। सर तो सो चुके हैं। जतिन की बात सुन आरोही चुप हो गई। जिस तरह से वो रुद्र को छोड़कर आई थी, ऐसे में वो शांति से सो जाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता था। इसलिए आरोही ने कुछ सोच थोड़े गुस्से में कहा, झूठ मत बोलो, और अगर वो सच में सो रहे हैं तो उठाओ उनको और कहो कि मेरा कॉल है। इस पर जतिन ने रुद्र को एक नज़र देख धीरे से कहा, सॉरी मैम, मैं सच में आपकी सर से बात नहीं करवा सकता। मुझे नहीं पता कि आप दोनों का क्या झगड़ा हुआ है, बट सर ने आज पहली बार बहुत ज़्यादा ड्रिंक की है। सर बात नहीं कर पाएंगे, वो बेहोश हैं। पर हाँ, बेहोशी में भी वो आपका नाम ले रहे थे। हो सके तो आप खुद यहाँ आ जाएं। सर के होश आते ही आप उनसे बात कर लेना। आरोही जतिन की बात सुन एक बार फिर सोच में पड़ गई। पर अगले ही पल आरोही ने जतिन से कहा, मैं आती हूँ। एक काम करो, आप मुझे अपना नंबर इस नंबर पर मैसेज कर दो। जतिन ने हाँ कहा तो आरोही ने कॉल कट कर गार्ड को उसका फोन वापस पकड़ा दिया। आरोही को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा था। रुद्र को कोई घर का मेंबर कांटेक्ट नहीं कर पा रहा था, पर गार्ड अंकल के फोन से कॉल आसानी से कनेक्ट हो गया। आरोही सोचते हुए घर के अंदर जाने के लिए मुड़ी कि तभी डोर पर खड़े निखिल को देख वो आगे बढ़ने से पहले ही रुक गई। क्या तुम्हें किस करना भी नहीं आता? कार में पैसेंजर सीट पर बैठी आरोही बार बार कार ड्राइव कर रहे निखिल को देखे जा रही थी कि तभी कुछ देर बाद निखिल ने कार में ब्रेक लगाई तो आरोही ने कार से बाहर देखा। वो रुद्र के अपार्टमेंट के बाहर थी। आरोही ने निखिल को देख धीरे से कहा, पापा। तो निखिल सब जगह अपनी नजरें घुमाते हुए आरोही से कहा, जाओ बेटा, और हाँ, हो सके तो रुद्र को बस इतना समझाने की कोशिश करना कि उसके पापा उससे बहुत प्यार करते हैं। ये कहते हुए निखिल ने अपना सिर झुका लिया तो आरोही की भी आंखें भर आईं और उसने अपना सिर हिलाते हुए कहा, हाँ। आरोही कार से बाहर निकली तो देखा अपार्टमेंट से एक आदमी उसकी ही तरफ भागा चला आ रहा था। ये जतिन था। पहले तो वो आरोही को देखते ही उसके पास आया था, पर फिर कार में बैठे निखिल को देख उसे पहचानने में देर नहीं लगी कि ये उसके सर यानी रुद्र के पापा हैं। इसलिए उसने जल्दी से निखिल के पास जा कार की विंडो पर झुका तो निखिल ने विंडो ओपन की तो जतिन ने कहा, हेलो सर, मैं रुद्र सर का पीए जतिन हूँ, जिससे आपने थोड़ी देर पहले बात की थी। निखिल ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, हाँ मम, किसी को बताया तो नहीं? जतिन ने मना करते हुए कहा, नहीं सर, किसी को कुछ नहीं बताया। निखिल ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, गुड, आरोही को लेकर जाओ। जतिन ने सिर हिलाते हुए कहा, यस सर, और निखिल से पूछा, आप नहीं आएंगे? इस पर निखिल ने कुछ सोच कर कहा, बाद में। जतिन ने हाँ में सिर हिलाया। इधर तब तक आरोही ने अपना बैग कार से बाहर निकाल लिया था।
उसका लगेज देख जतिन ने जल्दी से बैग उठाते हुए कहा, आप आइए मैम। तो आरोही उसके पीछे पीछे चल दी। इधर निखिल भी थोड़ी देर बाद कार स्टार्ट कर वहां से चला गया। अंडस को जतिन आरोही को छोड़ अब वहां से चला गया तो आरोही ने डोर लॉक किया और रुद्र के बेडरूम में चली आई तो देखा वो इस समय सोया हुआ था। निखिल को आरोही ने सब कुछ बता दिया था तो सब जान निखिल ने सबसे पहले जतिन से फोन पर बात की। रुद्र के खैर खबर लेने के बाद खुद ही ना जाने क्या सोच वो आरोही को रुद्र के पास ले आया। आरोही रुद्र के पास थी। उसे अपने सामने इस तरह बेहोश देख वो दुखी तो हुई थी पर फिर सब छोड़ बेड पर जा बैठी और उसने धीरे से रुद्र के बालों में उंगलियां फेरते हुए उसके सिर को सहलाया तो रुद्र नींद में ही कसमसाया और उसने धीरे से कहा, आरोही। तो आरोही उसके मुंह से अपना नाम सुन जैसे तड़प उठी। उसने धीरे से रुद्र से कहा, मैं यहीं हूँ आपके पास। पर रुद्र कुछ नहीं बोला क्योंकि नींद में था। आरोही ब्लैंकेट में उसके साथ उसके पास ही लेट गई और उसने रुद्र के सिर को अपने सीने में छुपा लिया। आरोही लेटे हुए निखिल और उसके बीच हुई बातों को याद करते हुए रुद्र के बालों को सहलाए जा रही थी और ऐसा करते हुए ना जाने कब उसकी आंख लग चुकी थी। अंडस को इधर थाने में रात के लगभग 2 बजे के करीब राजीव का फोन बजने लगा तो राजीव के पास सोई आध्या जाग उठी और पर अभी भी नींद में ही थी इसलिए उसने फोन उठा कॉल पिक कर फोन कान पर रखा कि उधर से किसी ने कहा, हाँ तो कलेक्टर साहब कैसा लगा मेरा मजाक, बीवी ठीक मिली या नहीं। फोन पर किसी आदमी के जोर जोर से हंसने और उसकी कही बातों ने आध्या की नींद उड़ा दी और वो उसने हैरान होते हुए थोड़ा तेज आवाज में पूछा, हेलो कौन कौन बोल रहा है। तो उधर से किसी आदमी ने से हंसते हुए कहा, ओह कलेक्टर साहिबा खुद बात कर रही हैं। तो आध्या चिल्लाई, कौन बोल रहा है। आध्या की आवाज सुन राजीव की भी आंख खुल गई। उसने लाइट ऑन की तो आध्या को अपने फोन के साथ देख राजीव झट से उठकर बैठ गया और उसने आध्या से फोन छीन गुस्से में कहा, हेलो। तो उधर से उस आदमी की आवाज सुन राजीव गुस्से से भर गया और उसने अगले ही पल फोन कट कर फोन साइलेंट मोड पर डाल फोन को साइड में रख आध्या पर गुस्से में बरसते हुए कहा, क्या जरूरत थी इतनी रात में किसी भी अनजान का कॉल पिक करने की। आध्या ने राजीव को देखते हुए कहा, सॉरी मैंने नींद में कॉल पिक की थी, पर यह था कौन और क्या बकवास कर रहा था। इस पर राजीव ने बात बदलने की कोशिश करते हुए कहा, कोई नहीं आओ सो जाओ। पर आध्या ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं पहले बताओ कौन था ये और कैसी बहकी बातें कर रहा था, कैसा लगा मेरा मजाक, बीवी ठीक मिली या नहीं, क्या है ये सब। इस पर राजीव ने आध्या को पकड़कर बेड पर अपने साथ खींचते हुए कहा, कोई नहीं था, किसी ने मजाक किया होगा। तो आध्या ने कहा, मजाक और इस वक्त, देखो आप मुझे बेवकूफ मत बनाओ, जल्दी से बोलो आखिर बात क्या है। पर राजीव उसने आध्या को जवाब देने के बदले अगले ही पल उसे अपने पास खींच उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए तो आध्या चुप हो गई और तो और जैसे सांस लेना ही भूल गई। ये देख राजीव ने उसे छोड़ते हुए कहा, क्या हो तुम, क्या तुम्हें किस करना भी नहीं आता या मुझे किस करना ही नहीं चाहती। इस पर आध्या ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, हाँ नहीं आता, और आजकल ये आप क्या करने लगे हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता ये सब। राजीव ने ये सुन आध्या की कमर पर हाथ रख उसे एक बार फिर अपने करीब करते हुए पूछा, क्या कहा, अच्छा नहीं लगता, पर मुझे तो लगता है, और भाई बीवी हो तुम मेरी, तुम्हें किस ना करूं तो फिर क्या किसी और को करूं। राजीव की बात सुन आध्या ने गुस्से में कहा, क्या बात कर रहे हैं। तो राजीव ने सीरियस होते हुए कहा, तो और क्या बात करूं, मुझे अच्छा नहीं लगता, ऐसा बोलोगी तो मैं और क्या ही बोलूंगा। इस पर आध्या ने चिढ़ते हुए कहा, आप बेवकूफ हैं, समझ नहीं रही कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। राजीव ने आध्या को अपनी बाहों में कैद करते हुए पूछा, हाँ तो बोलो क्या कहना चाहती हो, मैंने रोका तो नहीं तुम्हें। आध्या ने राजीव की आंखों में देख बोलने की कोशिश करते हुए कहा, आप किस करते हैं। तो राजीव ने चुप होती आध्या से पूछा, हाँ तो आगे बोलो। तो क्या, मुझे पेट में उछल कूद फील होती है। आध्या ने चिढ़कर अपनी बात कही तो राजीव मुस्कुराने लगा पर फिर उसने अपनी मुस्कुराहट दबाकर आध्या से कहा, एक काम करते हैं, मैं तुम्हारा पेट पकड़ लेता हूँ और फिर हम किस करते हैं, तो इससे उछल कूद नहीं होगी। ये कहते हुए राजीव ने आध्या का पेट पकड़ा तो आध्या अपनी जगह पर सिमट कर रह गई। हालांकि राजीव के हाथ और आध्या के पेट के बीच आध्या के नाइट सूट की दीवार थी पर फिर भी राजीव के हाथ का उसके पेट पर होना ही आध्या के दिल की धड़कनों को बढ़ाने के लिए काफी था। आध्या ने राजीव की बात सुनते ही गुस्से में कहा, नहीं, क्या पागलपन है, मुझे नहीं करना। ये सुन इस बार राजीव ने भड़कते हुए कहा, ये ठीक है, जाओ, तुम कुछ मत करो, फिर मैं भी मम्मी से कह दूंगा कि मैं क्या करूं, उनकी बहू मुझे खुद को छूने भी नहीं देती, ऐसे में बच्चा कहाँ से आएगा। इतना कहकर राजीव ने आध्या को छोड़ दिया तो आध्या ने कहा, क्या, एक मिनट, ये आपसे कब कहा मम्मी ने, मुझसे तो ऐसा कुछ नहीं कहा उन्होंने। राजीव ने आध्या के गाल खींचते हुए कहा, वो तुमसे क्यों कहेंगी, तुम उनकी लाडली इकलौती बहू जो ठहरी, सारी शिकायतें, सारी मार तो मेरे हिस्से में है, पर अब और नहीं,
मैं नहीं पिटने वाला मम्मी से। मैं तो जाकर उन्हें कह दूंगा कि मम्मी हमने अब तक सुहागरात नहीं मनाई, कोई उम्मीद मत रखो पोता या पोती की। राजीव की बातें सुन आद्या ने अपनी आंखें बड़ी करते हुए पूछा, क्या? पर सुहागरात मनाने को मना तो आपने ही किया था। इस पर राजीव ने अगले ही पल आद्या को अपनी बाहों में खींचते हुए कहा, हाँ तो अब कह तो रहा हूं कि अब मना लो। नहीं, मुझे। आद्या ने मना करना चाहा, तो राजीव ने कहा, हाँ। ये कहते उसने आद्या के नर्म होठों को एक बार फिर चूम लिया। आद्या ने कसकर अपनी आंखें भींच ली। ये देख राजीव ने उससे पूछा, रुक जाऊं? तो आद्या चुप रही, वो कुछ कह नहीं पा रही थी। सच तो ये था वो इन सब बातों में बिल्कुल अनाड़ी थी। शुभित से प्यार करने का दावा उसका बस इसलिए था कि वो बस उसका हो जाए। क्यों? क्योंकि वो पहले उसका दोस्त था। ऐसे में ईशू उससे कैसे उसका दोस्त छीन सकती थी? वो उसका था। वही बात करें राजीव की तो आजकल वो उसकी हरकतों से परेशान तो थी, पर नीता और उसके बारे में जान, साथ ये भी जान कि वो नीता के साथ नहीं बल्कि उसके साथ उनके रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहता है, तो मन ही मन खुश भी थी। इधर उसे चुप होते हुए देख राजीव ने अब धीरे से आद्या को छोड़ दिया और अब पलट गया कि तभी आद्या ने उसे आवाज देते हुए कहा, राजीव। सही मायने में ब्याह था। राजीव। आद्या की आवाज सुनते ही पलट गया और उसने अगले ही पल आद्या और अपने बीच की दूरी को कम करते हुए उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए। आद्या इस बीच बस कसमसा कर रह गई। उसने राजीव को रोकने के लिए अपना हाथ बीच में लाना भी चाहा कि राजीव ने उसके हाथ को पकड़ लिया। अंधस को एक डीप किस के बाद राजीव ने आद्या को छोड़ा तो वो शर्म से लाल हो गई थी। उसने अपनी आंखें बंद ही रहने दी और वो तेज तेज सांसें ले रही थी। कुछ देर बाद राजीव ने उसे देखते हुए कहा, आद्या, मुझे नहीं पता कि तुम बिलीव करोगी भी या नहीं, पर सच कहूं तो तुमसे शादी होने के बाद मैंने कभी नीता का ख्याल अपने मन में लाने की कोशिश नहीं की और शादी के 2-3 महीने बाद मुझे कोशिश करने की जरूरत भी नहीं पड़ी, क्योंकि नीता के ख्यालों की जगह मुझे तुम्हारे ख्यालों ने घेरना शुरू कर दिया था। राजीव की बात सुन आद्या ने धीरे से अपनी आंखें खोली तो राजीव ने उसके चेहरे पर आते बालों को हटाते हुए उससे कहा, पहले मैं तुम्हारे पास यहाँ आने से भी कतराता था, पर फिर तुम्हारा चेहरा देखने की इतनी आदत पड़ चुकी थी कि बस वीक ऑफ का इंतजार करता रहता था। वीक ऑफ होते ही आता तो हम दोनों शाम को चाय एक दूसरे के सामने ही बैठ कर पीते थे और उस वक्त मेरी नजरें सिर्फ तुम पर होती थी और तुम्हारे फर्श पर डिले कारपेट पर। ये कहकर राजीव मुस्कुराया तो आद्या को याद आया कि कैसे राजीव हर शनिवार बस 2 घंटे के लिए उससे मिलने चला आता था, पर राजीव कभी उसके पास रात में रुकता नहीं था, तो आद्या को कभी लगा ही नहीं कि वो उसके लिए आता था। उसे तो यही लगता था कि वो बस एक फॉर्मेलिटी पूरी करने आता है, जैसा कि वो हर बात के लिए करता था। आद्या ने धीरे से पूछा, जब इतना पसंद करने लगे थे तो कभी कहा क्यों नहीं? राजीव ने इस पर आद्या का हाथ पकड़कर चूमते हुए कहा, तुम्हारी वजह से। एक तो तुम मुझे कभी भाव नहीं देती थी, ऊपर से हमेशा गुस्सा नाक पर होता था तुम्हारे, हमेशा चिढ़कर बात किया करती थी, डर लगता था कि ना जाने कैसे रिएक्ट करोगी। आद्या ने धीरे से कहा, हाँ तो आप ही ने तो हमारी शादी की रात कहा था कि आप नीता को कभी भुला नहीं सकते हैं, तो मैं आपसे कोई उम्मीद ना रखूं। उम्मीद रखनी नहीं थी तो क्या फायदा था आपसे प्यार से बात करने का, और सच कहूं मुझे प्यार से बात करना नहीं आता। ये सुन राजीव मुस्कुराया और उसने पूछा, अच्छा समझ गया बाबा। ये बताओ, मेरा तो पता है तुम्हें कि मुझे नीता ने धोखा दिया, तो मैंने घर की इज्जत के लिए तुमसे शादी की, पर तुमने मुझसे शादी के लिए हाँ क्यों की जब तुम्हें मुझसे प्यार ही नहीं था? राजीव के इस सवाल पर जैसे आद्या का चेहरा मुरझा गया। उसने धीरे से कहा, क्योंकि मैं किसी को जताना चाहती थी कि मुझसे भी कोई प्यार कर सकता है, शादी कर सकता है। बचपन में मैं और शुभित साथ खेले, साथ पढ़े, अच्छे दोस्त थे हम, पर अपनी पढ़ाई की वजह से या कहूँ तो आगे बढ़ने की चाह में दोस्ती पीछे छूट गई। इस बीच शुभित भी ऑस्ट्रेलिया चला गया। तभी एक दिन पता चला कि शुभित और ईशु एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। असल में जब से ईशु मेरी लाइफ में आई थी, सब कुछ हम दोनों के बीच शेयर होना शुरू हो गया। सामान, खिलौने शेयर होने तक तो ठीक था, पर छोटी माँ, उन्हें भी मुझे ईशू से शेयर करना पड़ा। ये मुझे अच्छा नहीं लगा, पर वो भी धीरे धीरे आदत पड़ गई। जब आयु आया तब तक थोड़ी बड़ी भी हो गई थी, तो एहसास हुआ कि मेरी जन्म देने वाली माँ मेरी माँ है, छोटी माँ नहीं। हर वक्त छोटी माँ के पास होने से मैं तो भूल ही चुकी थी कि माँ तो हमारी कोई और ही है। इसके बाद ईशू की आवाज़ चली गई तो अब सारा अटेंशन उसी की तरफ था, वो भी बर्दाश्त कर लिया। पर शुभित भी ईशू का हो गया, ये बर्दाश्त नहीं हुआ। उम्र बढ़ी तो शुभित की तरफ अट्रैक्शन था या जिद कि वो मेरा है, पता नहीं क्या था, पर वो ईशू के पास हो ये मैं चाहती ही नहीं थी। इसलिए कोशिश करने लगी उन दोनों को दूर करने की, पर शुभित ईशू से वाकई बहुत प्यार करता था। वो मेरे बहकावे में नहीं आया, उल्टा उसने मुझे ही बुरा भला कह डाला। जिस दिन शुभित से मेरी बहस हुई थी उसी के अगले दिन हमारी बात हुई थी। आपने मुझसे शादी के लिए पूछा तो गुस्से में भरी बैठी मैं तुरंत मान गई। अपनी बात कहकर आद्या चुप हो गई तो राजीव उठकर बैठ गया और फिर बेड से उठ विंडो के पास जा खड़ा हुआ तो आद्या भी उसे देख उठकर बैठ गई। उसने अपना सिर झुका लिया।
वो जानती थी कि राजीव का यही रिएक्शन उसे देखने मिलने वाला था, बट वो राजीव से झूठ नहीं बोलना चाहती थी, इसलिए जो था सब कुछ उसके सामने रख दिया। इधर राजीव ने पलटकर आद्या को देखते हुए पूछा, तो अब तक पता चला कि नहीं? आद्या ने उसकी बात सुन अपना सर उठाना समझी में उससे पूछा, क्या? तो राजीव ने उसके पास आते हुए कहा, यही कि शुभित तुम्हारा प्यार है या? ये कहते हुए वो चुप हो गया। तो आद्या ने फिर से सिर झुकाए हुए कहा, प्यार तो नहीं है, बेवकूफ़ी या मेरी जिद कह सकते हैं। राजीव आद्या के पास आया और उसने आद्या को देखते हुए पूछा, अच्छा, और ये तुम्हें कैसे पता चला? आद्या ने अपनी पलकों को उठा राजीव की आंखों में देखते हुए कहा, जब आपने हमारे डाइवोर्स की बात की तब एहसास हुआ कि वो मेरे लिए कुछ मायने नहीं रखता। अगर रखता तो मुझे डाइवोर्स का सुन कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि खुशी होती, पर नहीं हुई। भले मैंने आपसे कहा था कि मैं डाइवोर्स इसलिए नहीं चाहती हूँ कि माँ और पापा परेशान होंगे, उन्हें कैसा लगेगा, मगर सच तो ये था कि परेशान और बेचैन तो मैं हो उठी थी। सबसे ज्यादा बुरा तो तब लगा जब आपने कहा कि आप मुझे छोड़ उस नीता से शादी करना चाहते हैं। एक पल को ये सुन मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मुझसे मेरी सांसें छीन ली थी। मुझे वाकई शुभित से मतलब नहीं था, मतलब था तो ईशू से कि वो कैसे खुश रह सकती है। मैं गलत थी, बहुत गलत थी। हमेशा सोचती आई कि वो मुझसे मेरा सब कुछ छीन रही है, क्यों मुझे उससे सब कुछ शेयर करना पड़ता है। पर सच तो ये था कि मैंने और रूध ने नहीं, बल्कि आयु और ईशू ने अपनी माँ का प्यार हम दोनों भाई बहन के साथ शेयर किया था, क्योंकि हमारी माँ तो उस वक्त हमारे साथ थी ही नहीं। वो अपनी जॉब की वजह से हमारे साथ समय बिता ही नहीं पाती थी। ये सब कहते हुए आद्या की आंखें भर आईं तो राजीव ने उसके पास बैठ उसे अपने गले लगाते हुए कहा, हे यार, रोना नहीं, मुझे चुप कराना नहीं आता। तो राजीव की बात सुन आद्या ने अब अपनी पकड़ मजबूत कर राजीव के गले में अपनी बाहें डाल दी और उसने रोते हुए कहा, मैं बहुत बुरी हूँ राजीव, बहुत बुरी। कितना गलत किया मैंने ईशू के साथ, कितनी बुरी सोच रखी मैंने उसके लिए। आद्या रोते हुए राजीव को अब सब कुछ बताने लगी थी कि कैसे उसने शुभित और ईशू को अलग करने की कोशिश की। पता नहीं उसे क्या हुआ था आज, पर आज वो अपने मन की सारी भड़ास निकाल देना चाहती थी। इतने महीनों से सोनम से आरोही की तारीफें सुन, आरोही को देख, उसके सेल्फलेस नेचर को देख, आद्या में बहुत बदलाव आए थे और यही वजह थी कि उसे अपने अंदर की कमियां दिखने लगी थी। वहीं उसकी बातें सुन और उसे रोते देख राजीव को सच में बहुत बुरा लगा था आद्या के लिए। उसने आद्या को कभी रोते हुए नहीं देखा था, पर आज देख बुरा लगा। उसने आद्या की पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा, हाँ, गलत तो किया है तुमने, बट ये गलती तुम सुधार सकती हो। आद्या ने ये सुनते ही रोना बंद किया और वो राजीव से अलग होकर उसकी आंखों में देखने लगी। तो राजीव ने उसके चेहरे को अपने हाथ में लेते हुए कहा, ईशू से माफी मांगकर, इससे तुम्हें भी अच्छा लगेगा। आद्या राजीव की बात सुन उसे देखने लगी तो राजीव ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, बाकी मैं कहूँ तो तुम बुरी नहीं हो। अगर बुरी होती तो कभी ये एक्सेप्ट ही नहीं करती कि तुम गलत हो, क्योंकि बुरे लोगों को अपने अंदर बुराई दिखती ही नहीं है। आद्या अपनी आंखों में आंसू भरे हुए राजीव को देखे जा रही थी और उसकी बातों को ध्यान से सुन रही थी कि तभी राजीव ने कहा, और प्यार की कहूँ तो किसी और के बारे में मुझे नहीं पता, पर हाँ, तुम्हारा पति तो अब तुम्हें बहुत प्यार करने लगा है और तुम्हारे साथ अपना घर बसाने के सपने भी देखने लगा है, अगर तुम साथ दो तो। राजीव की बातों ने एक बार फिर आद्या की आंखों में आंसू ला दिए। आद्या को यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके बारे में इतना कुछ जानकर भी उसे राजीव से ये जवाब सुनने को मिलेगा। वो रोते हुए एक बार फिर राजीव के गले लग गई तो राजीव ने प्यार से उसके बालों को सहलाते हुए उसके सिर को चूम लिया। आद्या कुछ देर बाद अब जब चुप हुई तो वो दोनों ही अलग हो एक दूसरे के सामने बैठे हुए थे कि तभी आद्या ने अपना सिर उठा, अपना चेहरा आगे कर राजीव की आंखों में देखा तो राजीव उसे देख मुस्कुरा दिया और खुद को ना रोकते हुए उसने भी अपना सिर झुका आद्या के चेहरे को अपने हाथों में ले उसके लिबों को अपने लिबों से जोड़ दिया। बहुत प्यार से राजीव आद्या के होठों को चूमने लगा, वहीं आद्या वो अपनी आंखें बंद कर इस नए नए जागे एहसास को महसूस करने लगी। राजीव आद्या को किस करते हुए ही बेड पर आद्या को लेकर लेट चुका था। उसके हाथ अब आद्या के चेहरे को छोड़ आद्या के टॉप के अंदर जा चुके थे, जहां वो उसकी कमर पर मनमानी करने लगे थे। पैशनेट किस करने के बाद भी राजीव रुका नहीं था। उसने बड़े ही आराम से आद्या का टॉप निकाल कर फेंक दिया और अब आद्या को देखने लगा तो आद्या ने शर्मा कर अपना चेहरा अपने हाथों से छुपा लिया। तो राजीव हंसने लगा और उसने हंसते हुए कहा, मुझे नहीं पता था कि तुम भी बाकी लड़कियों जैसी ही हो, और तो और तुम्हें गुस्सा करने के अलावा ये सब भी आता है। इस पर आद्या ने अपने हाथों को हटाकर राजीव को देखते हुए कहा, क्या मतलब बाकी लड़कियों जैसी? आपने ऐसी कितनी लड़कियों को देखा है? आद्या का मूड बदलते देख राजीव ने झट से उसे अपनी बाहों में भरते हुए कहा, अरे किसी को नहीं, मैं तो ऐसे ही बोल रहा था, सुना है ना कि लड़कियां शर्माती बहुत है, इसलिए कहा। आद्या राजीव को घूरने लगी तो राजीव ने कहा, अरे मेरी माँ, मैं सच कह रहा हूँ, कसम से, मैं अभी तक कुंवारा हूँ। इस पर आद्या ने अब राजीव पर भड़कते हुए कहा, बंद करो ये बार बार अपने कुंवारे होने का रोना, क्या समझते हैं खुद को?
मैं भी अब तक कुंवारी ही हूँ। उसकी बात सुन राजीव ने शरारत से कहा, हाँ तो आओ, आज मैं तुम्हें सही मायने में ब्याहता बनाता हूँ। तो आध्या ने नासमझी में पूछा, क्या? इस पर राजीव ने अपना सिर पीटते हुए कहा, कुछ नहीं, रुको अभी बताता हूँ। ये कहते हुए राजीव ने अब उठकर रूम की लाइट ऑफ कर दी और आध्या के करीब अपनी वेस्ट निकालकर नीचे फ्लोर पर फेंक दी। आध्या को रूम में फैले अंधेरे में दिखना बंद हो गया था, पर जैसे ही उसे राजीव की गर्म सांसें अपने चेहरे पर महसूस हुई और अगले ही पल उसके शरीर का भार उसने अपने शरीर पर महसूस किया, तो वो एक बार फिर शर्मा गई और उसकी दिल की धड़कन बड़ी जोरों से धड़कने लगी। राजीव ने उसके दोनों गालों को चूम उसके कान के नाजुक हिस्से को अपने होठों में दबाया तो आध्या ने अपनी आंखें भींच राजीव को अपनी बाहों में भर लिया। राजीव अब धीरे धीरे नीचे बढ़ने लगा था और बड़े प्यार से अपनी आंखें बंद कर आध्या के गले को चूमने लगा, उसकी खुशबू में खोने लगा। कमरे में बिखरी उसकी आहों को सुन बहकने लगा और अपने लबों से उसके कोमल बदन पर अपना प्यार बरसाने लगा। आध्या का ये शर्माया सा अंदाज वाकई राजीव को बहुत भाया था। अंडस को आध्या को जी भर कर प्यार करने के बाद सुबह के 4 बजे राजीव की कुछ देर के लिए आंख लग चुकी थी। वहीं आध्या वो ब्लैंकेट से कवर राजीव के गले लगे हुए बस उसे देखे जा रही थी। देखने में राजीव अच्छा खासा गबरू जवान था। डेली वर्कआउट से उसका शरीर भी एकदम फिट था, ना तो बहुत भारी कोई बॉडी बिल्डर था और ना ही पतला दुबला। उसके गेहुआ रंग पर उसके तीखे नयन नक्श उसके चेहरे को परफेक्ट शेप देते थे। वहीं आध्या रंग रूप में अच्छी दिखती थी। रंग उसका निखिल पर गया था, नयन नक्श ठीक थे उसके। गोरे रंग पर उसके नयन नक्श उसे अच्छा ही दिखाते थे। कद का उन दोनों में ही ज्यादा फर्क दिखाई नहीं पड़ता था। आध्या यही कोई 5 फुट 6 इंच के आसपास थी तो राजीव भी 5 फुट 8 इंच का था, पर दोनों ही साथ में अच्छे लगते थे। रूम की लाइट ऑन किए ना जाने कितनी देर तक आध्या उसे यूं ही देखे जा रही थी कि तभी राजीव ने अपनी आंखें बंद किए हुए पूछा, बहुत हैंडसम हूं ना? तो उसकी आवाज सुन आध्या हड़बड़ा गई और उसने झट से अपनी आंखें बंद कर लीं तो राजीव हंसने लगा। प्यार से उसने आध्या का सिर चूमा और अब उठकर नीचे पड़े अपने कपड़े पहनने लगा तो आध्या ने उठकर बैठते हुए उससे पूछा, क्या हुआ? तो राजीव ने कहा, सुबह टाइम से पहुंचना है, छुट्टी नहीं थी मेरी, ऐसे ही चला आया था। ये सुन आध्या के चेहरे की चमक गायब हो गई तो राजीव ने उसके पास बैठते हुए कहा, ये क्या? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि मैं जा रहा हूं, पर तुम तो सेड हो गई। आध्या ने राजीव की बात सुन उसके सीने पर पंच मारा तो राजीव हंसने लगा और उसने अगले ही पल आध्या को अपनी बाहों में खींच उसके होठों को चूमते हुए कहा, इस बार सैटरडे को आऊंगा। आध्या ने ये सुन धीरे से पूछा, पक्का? तो राजीव ने कहा, पक्का मेरी जान। आई वॉन्ट यू सो बैडली। सुबह के 10 बजे के समय एक के बाद एक कार मित्तल मेंशन में आकर रुकी। ईशू की नॉर्मल डिलीवरी हुई थी, ऐसे में उसे 2 दिन में ही उसका अच्छे से चेकअप होने के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया था, इसलिए आदित्य और शुभी ईशू को हॉस्पिटल से आज घर ले आए थे। उनके साथ मयंक, नैना, आयु और सोनम भी आए थे और साथ ही समीर और खुशी भी थे। शुभी ने पहले से ही सारी तैयारियां करके रखी थी, ऐसे में गाड़ियों का शोर सुनते ही मेंशन के अंदर भाग दौड़ शुरू हो गई। सपना जी के कहने पर एक सर्वेंट जल्दी से किचन में जाकर थाली लेकर आ गई, जो कि खुद शुभी हॉस्पिटल जाने से पहले सजा कर गई थी। मेन डोर पर पहुंचकर शुभी ने अपनी बाहों में लिए अपने पोते को ईशू को देते हुए कहा, ये लो, संभालो इसे और अभी यहीं रुको। तो ईशू ने धीरे से हाँ में सिर हिला दिया। शुभी जल्दी से अंदर गई और उसने सर्वेंट से थाली लेकर उसमें रखी खड़ी लाल मिर्च अपने हाथों में ले ईशू और बच्चे की नजर उतार मिर्चों को पास खड़े एक दूसरे सर्वेंट के हाथ में पकड़ी छोटी सी अंगीठी में जलने के लिए छोड़ दिया। सर्वेंट अंगीठी लेकर वहां से चला गया तो उसके बाद शुभी ने अब गुलाब के फूलों की ईशू पर बारिश कर उसका और अपने पोते का वेलकम किया तो आदित्य खुश होते हुए शुभी तो कभी ईशू को देखने लगा। वहीं ईशू के पीछे खड़े मयंक और नैना भी ईशू को देख मुस्कुरा रहे थे। तभी आयु ने हंसते हुए पूछा, ये सब तो ठीक है, बट दी, मेरे भांजे के पिताश्री कब तक आएंगे? तो शुभी ने झट से कहा, आज ही। ये सुन ईशू ने अब आगे कुछ नहीं कहा, क्योंकि कहने वाली तो वो शुभित से थी, वो भी ना जाने क्या क्या। शुभित का कल से कितनी ही बार फोन आ चुका था, बट ईशू उसने एक बार भी उसका कॉल पिक नहीं किया, क्योंकि उसे शुभित पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। ईशू अब घर के अंदर आ चुकी थी। सोनम और नैना उसे एलिवेटर से उसके रूम में लेकर आए। नैना ने ईशू को आराम से बेड पर बैठाया और वही सोनम वो बच्चे को अपनी गोद में ले उसे बड़े प्यार से देखने लगी और उसने ईशू से कहा, ये तो सच कहूँ अभी तो पूरा छोटा चीकू लग रहा है। सोनम की बात सुन नैना ने पास आते हुए कहा, और नहीं तो क्या, ईशू पर तो बिल्कुल भी नहीं गया। सोनम ने हंसते हुए ईशू से पूछा, क्यों ईशू, पूरे दिन भर क्या चीकू को ही निहारती रहती थी? इस पर रूम में आती खुशी ने कहा, बिल्कुल, देखो तो पूरे रूम में ईशू की फोटोज से ज्यादा तो चीकू की हैं, और ये सामने ही चीकू की इतनी बड़ी फोटो, तो बेबी को तो जाना ही था अपने पापा पर। खुशी की बात सुन वो तीनों ही इस बात पर हंस दी,
क्योंकि असल में ये एक मिथ है कि प्रेग्नेंट लेडी जिसको दिन रात अपने सामने देखती है बच्चा उस पर ही जाता है, और इस मिथ को कई लोग सच भी मानते हैं। इधर शुभी भी अब तक सर्वेंट के साथ ईशू का ब्रेकफास्ट लेकर रूम में ही चली आई थी। वहीं गार्डन में साथ बैठे समीर, मयंक और आदित्य आपस में बातें कर रहे थे कि तभी आदित्य ने पूछा, एंजल नहीं आई? इस पर मयंक ने धीरे से कहा, हाँ, वो अपने ऑफिस गई है। इतना कहकर मयंक ने चाय का कप उठा लिया। घर में सुबह ही निखिल ने सबको बता दिया था कि वो आरोही को रुद्र के पास छोड़कर आया है। क्यों, किस लिए? इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए फिलहाल निखिल ने मना ही कर दिया था। निखिल ने मयंक को बताया ही नहीं था कि उसे आदित्य को बताना भी है या नहीं, इसलिए वो झूठ बोल गया। अंडस को इधर रुद्र की भी सुबह के 11 बजे के करीब नींद खुली तो उसे जानी पहचानी महक का एहसास हुआ, पर रात का हैंगओवर उसके सिर चढ़ कर बोल रहा था। ऐसे में उसकी आंखें खुल ही नहीं रही थी और सिर दर्द से फटा जा रहा था कि तभी उसे फील हुआ कि कोई उसके सीने से लगा हुआ था। रुद्र ने देखा तो कोई लड़की थी जो उसके सीने में अपना चेहरा छुपाए हुए सो रही थी, और इस लड़की को पहचानने में रुद्र को जरा भी देर नहीं लगी थी। उसने आरोही को पकड़ खुद से अलग किया और उठकर बैठ गया। इधर आरोही की भी नींद खुल चुकी थी। उसने रुद्र को अपना सिर पकड़े हुए देखा तो जल्दी से उठकर उसके पास खिसकते हुए पूछा, क्या हुआ? रुद्र ने आरोही का हाथ अपने कंधे से दूर झटकते हुए कहा, कुछ नहीं, तुम यहाँ क्या कर रही हो? इस पर आरोही ने कहा, आपने ही तो कहा था कि अब आप मुझे कहीं नहीं जाने देंगे। रुद्र ने बेड से उठ अपना सिर पकड़े हुए गुस्से में कहा, ओह, पर तुम तो चली गई थी ना। आरोही ने बेड पर उठकर पीछे से रुद्र के गले में अपनी बाहें डाल उसकी पीठ पर लटकते हुए कहा, हाँ, पर अब वापस लौट आई। तो रुद्र ने झट से आरोही को पकड़कर संभालते हुए गुस्से में कहा, व्हाट यू डूइंग, गिर जाओगी। आरोही ने रुद्र के कंधे पर अपनी ठुड्डी रखते हुए कहा, तो आप संभाल लेंगे ना? रुद्र ने आरोही को नीचे उतारते हुए सरकास्म से कहा, ओह रियली, इतना भरोसा पहले तो नहीं था। आरोही रुद्र की बात सुन चुप रही और उसने रुद्र को देखते हुए पूछा, किचन कहाँ है? हो, रुद्र ने नासमझी में आरोही को देखा तो आरोही अब उसे यूं ही छोड़ किचन की ढूंढने के लिए रूम से बाहर निकल गई। फ्लैट 2 BHK था, इसलिए आरोही को कोई दिक्कत नहीं आई थी किचन ढूंढने में। आरोही ने किचन में जाकर रुद्र के लिए एक लेमन ड्रिंक बनाया और उसे रुद्र को ला कर दिया, पर उसने लिया ही नहीं तो आरोही ने ग्लास नाइट स्टैंड पर रख अचानक से रुद्र को धक्का दिया तो वो बेड पर जा बैठा, और बस इतने में ही आरोही ने उसे पकड़ लिया और जल्दी से ग्लास उठा रुद्र का मुंह पकड़कर खुद अपने हाथों से उसे लेमन ड्रिंक पिलाने लगी तो रुद्र अब कुछ ना कह सका, बस अपनी आंखें भींच ड्रिंक पी गया। इसके बाद आरोही उसके पास से हट ग्लास लेकर दूर जाने लगी तो रुद्र ने उसका खाली हाथ पकड़ एक झटके के साथ उसे खींचकर अपनी गोद में बैठा लिया और उसके उसी हाथ को मोड़ उसकी कमर के पीछे ले जाते हुए कहा, क्या नया ड्रामा है ये? सच सच बताओ, क्यों आई हो? रुद्र के संजीदा चेहरे को देख आरोही ने धीरे से कहा, आपके पास आई हूँ, बस इतना सा सच है। आप मेरे बगैर नहीं रह सकते तो मैं भी आपके बगैर नहीं रह सकती। बड़ी मुश्किल से आरोही ने अपनी बात कही क्योंकि उसके हाथ में रुद्र की मजबूत पकड़ से तेज दर्द महसूस होने लगा था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा था। वहीं आरोही की बात सुन रुद्र की पकड़ आरोही पर ढीली पड़ने लगी। वो आरोही की आंखों में देखने लगा और आरोही उसकी। कुछ देर बाद रुद्र की नजरें आरोही के चेहरे से होते हुए अब उसके गले से नीचे उसके कुर्ते में से दिखते क्लीवेज पर जा ठहरी। आरोही का सीना उसकी आंखों के सामने ऊपर नीचे हो रहा था, जिसे देख एक पल के लिए रुद्र बहकने लगा था, पर फिर अगले ही पल रुद्र ने आरोही को अपनी गोद से हटा खुद बेड से उठ गुस्से में कहा, तुम्हारी फालतू की बातों के लिए टाइम नहीं मेरे पास। मैं अच्छे से समझता हूँ कि यहाँ तुम बगैर किसी मतलब के नहीं आई हो। इतना ही मेरे बारे में सोचना होता तुम्हें तो कल तुम मुझे छोड़कर नहीं जाती। कल क्या, हर बार तुमने यही किया है मेरे साथ, क्योंकि तुम्हें प्यार है ही नहीं मुझसे। मैं अच्छे से जानता हूँ कि मैं नहीं भी कहूँगा, फिर भी तुम मुझे बाद में छोड़कर जाने ही वाली हो। इससे अच्छा होगा कि तुम अभी चली जाओ। इतना कहकर रुद्र जाने को हुआ मगर आरोही ने उसका हाथ पकड़ आगे अब उसके सीने से लगकर कहा, मैं कह रही हूँ ना कि मैं कहीं नहीं जाऊंगी, और भूलिए मत, भले हर बार ना सही पर एक बार जरूर अपने पापा, अपनी फैमिली को छोड़ मैं आपके साथ आई थी। रुद्र आरोही की बात सुन अब चुप हुआ तो आरोही ने अपना सिर उठा उसे देखते हुए कहा, एंड आई लव यू सो मच, प्लीज मेरा यकीन करें, और गुस्सा थूक दे। इस पर रुद्र ने आरोही को खुद से अलग करते हुए कहा, क्यों, हर बार मैंने तुम्हारा गुस्सा झेला है, अब तुम्हारी बारी है। ये कहकर रुद्र ने आरोही को झटक दिया। अंडस्को दिन में रुद्र फोन पर बात करने के बाद टॉवल लेकर नहाने जाने वाला था, पर उससे पहले आरोही जो कि रुद्र के वार्डरोब में अपने कपड़े रख रही थी, रुद्र को जाते देख ना जाने उसे क्या सूझा और वो सब छोड़ टॉवल उठाकर बीच में जल्दी से बाथरूम में घुसते हुए मुस्कुरा कर बोली, सॉरी, अब तो बाथरूम पहले मेरा हो गया, आप इंतजार कर ले, तब तक मैं फ्रेश होकर आती हूँ। पर रुद्र ने आरोही की उम्मीद से अलग झुककर आरोही को अपनी गोद में उठाते हुए कहा,
इंतजार की क्या जरूरत है, हम साथ नहा लेते हैं, टाइम भी बचेगा और पानी भी। रुद्र का ये कहना भर था कि आरोही हैरानी से चिल्लाई, क्या? अरे नहीं, मैं तो मजाक कर रही थी, मैं तो नहा चुकी हूँ। आरोही की ये शरारत उस पर ही भारी पड़ चुकी थी। उसकी बात सुन रुद्र ने कहा, जानता हूँ, पर मुझे परेशान करने का तुमने सोचा भी कैसे? आरोही ने झटपटाते हुए कहा, नहीं नहीं, सॉरी, अब नहीं करूंगी परेशान, प्लीज छोड़िए, मैं भीग जाऊंगी। रुद्र आरोही की रिक्वेस्ट को इग्नोर करते हुए उसे अपने गोद में उठा कर ले आया और उसने फुर्ती से बाथरूम का डोर बंद कर शावर ऑन किया और दूर भागती हुई आरोही को एक बार फिर पकड़कर खींच लिया। आरोही ठंडा पानी खुद पर गिरते ही चिल्लाई, आह रुद्रांश, पानी बहुत ठंडा है, मुझे सर्दी हो जाएगी। रुद्र उसकी बात सुन मुस्कुराया और उसने आरोही से कहा, पर तुम्हें तो नहाना था ना? तो आरोही ने रुद्र के सीने पर अपने हाथ रखते हुए कहा, पर यह ठंडा पानी है और मैं तो बस आपको परेशान कर रही थी। इस पर रुद्र ने आरोही को कमर से पकड़कर खुद से सटाते हुए कहा, आई नो बेबी, क्योंकि जहां से तुम सोचना बंद करती हूँ वहीं से मेरी सोच शुरू होती है। लोगों को मैं परेशान करता हूँ और तुम मुझे परेशान करोगी। ये कहते रुद्र ने आरोही को मुस्कुराते हुए देखा। वहीं आरोही उसकी आंखें पानी की वजह से ठीक से खुल नहीं पा रही थी। वो कुछ कहती कि तभी रुद्र, जिसकी नजरें अब आरोही की मिंट ग्रीन कलर की शॉर्ट कुर्ती में उसके बदन की खूबसूरती को निहारने लगी थी, क्योंकि पानी की वजह से कुर्ती पूरी तरह से आरोही के शरीर से चिपक कर ट्रांसपेरेंट हो गई थी, तो उसके हाथ आरोही की कमर से होकर उसकी पीठ पर जा पहुंचे तो आरोही उसके छूने पर बोलते बोलते चुप हो गई। और रुद्र, वो तो फिलहाल सब कुछ भूल बहकने लगा था। उसने आरोही को देखते हुए अब उसके चेहरे को अपने हाथों में भर लिया और वो झुककर आरोही के होठों से बहते पानी को पीने लगा। बड़े ही बेचैनी के साथ वो आरोही के होठों को चूमने लगा था, जैसे क्या पता उसे ये पल फिर मिले ना मिले। दोनों एक दूसरे के इतने करीब थे कि रुद्र की बॉडी तो उनके बीच हुए टच पर इतनी जल्दी रिएक्ट करने लगी थी कि वो अपनी बॉडी में हलचल महसूस करने लगा था। दिल की धड़कनों ने रफ्तार पकड़ ली थी। आरोही के होठों को सक करते हुए रुद्र के हाथ अब आरोही की कुर्ती को निकालने के लिए उसकी पीठ पर हरकत करने लगे थे, पर उसे ऐसा कुछ भी नहीं मिला तो उसने आरोही की कुर्ती को फाड़ कर निकाल दिया। इस पर आरोही ने उससे अलग होते हुए पूछा, ये क्या किया? पर रुद्र ने कुछ कहने की बजाय अपनी टी शर्ट निकाल आरोही को एक बार फिर अपने करीब खींच लिया तो आरोही ने उसे दूर करते हुए कहा, क्या कर रहे हैं आप, छोड़िए मुझे। इस पर रुद्र ने आरोही को बाथरूम की वॉल से सटा उसे वॉल और अपने बीच में घेरते हुए गुस्से में पूछा, तुम्हें क्या लग रहा है? आरोही ने उसकी बात सुन अपने भीगे बालों को पीछे करते हुए कहा, अभी, और वो भी यहाँ। रुद्र ने आरोही के होठों को बेकरार हो उन्हें चूमते हुए एक बार फिर गुस्से में कहा, इसका कोई फिक्स टाइम होता है क्या? और होता है तो मुझे पता नहीं, बट यू नो व्हाट, 8 मंथ, ये बहुत ज्यादा हो चुका है। ऊपर से इस तरह से तुम सामने हो। ओह, आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ, आई वॉन्ट यू सो बैडली। आरोही उसकी बात सुन धीरे से बोली, पर आप तो गुस्सा है ना? ये सुन रुद्र ने आरोही को अपनी बाहों में उठाते हुए कहा, जस्ट शट अप। वो आरोही को रूम में ले आया और लाकर उसने आरोही को बेड पर लिटाना चाहा था कि तभी डोर बेल बजी। पर इस समय रुद्र का ध्यान सिर्फ और सिर्फ आरोही पर था और वो बेल को इग्नोर कर आरोही को बेड पर लिटा उस पर झुका ही था कि एक बार फिर बेल बजने लगी, वो भी कंटिन्यूअसली। तो रुद्र ने चिढ़कर डोर पर खड़े इंसान को कोसा और अब आरोही को छोड़ जाकर बाथरोब पहन लिया। उसने रूम से बाहर जाने से पहले रूम का डोर क्लोज किया और चला गया। इधर उसके जाते ही आरोही बेड पर ही उठकर बैठ गई और उसने जल्दी से ब्लैंकेट खींच लिया कि तभी उसे बाहर से रुद्र के साथ साथ उसके कानों में सक्षम की आवाज़ सुनाई पड़ी तो वो सिहर उठी। हेलो गाइज, अगर आपको स्टोरी पसंद आ रही है तो कमेंट, लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर लिसनिंग दिल हेडफोन।